नमस्कार। परीक्षा ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भारत में मानव संसाधन की नियोजितता एवं उत्पादकता। इसके पहले सीजीपीएससी मेंस पेपर 7 पार्ट 3 का दो टॉपिक मानव संसाधन से संबंधित कंप्लीट हो चुका है। जो चैनल पे नए हैं वो लिंक में दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है वहाँ से जाकर आप वीडियो देख सकते हैं ताकि ये टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं नियोजिता का मतलब क्या होता है। नियोजिता को अगर हम वर्ड को तोड़ते हैं तो नियोजिता का जो साउंड है लग रहा है नियम जैसा, नियोजिता या नियम। तो अब इसका विस्तार से देखेंगे। पहले शब्दों को समझ लेते हैं ताकि अगर हम टॉपिक में पढ़ते हैं तो मतलब कन्फ्यूज़न ना हो। नियोजिता नियम। अब भारत में मानव संसाधन की नियोजिता, मानव संसाधन का विस्तृत में इसका अध्ययन देख चुके हैं इसके पहले वाले पार्ट में। मानव संसाधन मतलब एक यहाँ पर बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं। अब उनके लिए हमको नियम बनाना है। नियम इसलिए बनाए ताकि उनसे हम कुछ उत्पादन करा सकें। तो एक तरीके से है कि जो जन समूह है उसको एक नियम के अंतर्गत उत्पादकता या ऐसे कुछ लाभ ले सकें। तो ये नियोजिता का ये तात्पर्य है। अब हम इसको विस्तार से सैद्धांतिक रूप से देखते हैं। भारत में मानव संसाधन की नियोजिता। मानव संसाधन की नियोजिता का अर्थ है मानव संसाधन नियोजन से अभिप्राय है वर्तमान एवं भविष्य के मांग के अनुरूप भविष्य को विभिन्न क्षेत्रों में नियोजित अर्थात रोजगार देना होता है। इस प्रकार मानवीय संसाधनों को नियोजन श्रमिक वर्ग का विवेकपूर्ण उपयोग करने का माध्यम है। इसको अलग अलग जो विद्वान है उनके द्वारा परिभाषित किया गया है। यहाँ पर क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन पैटर्न है उसके हिसाब से देखेंगे। इसका तो बहुत सारा है क्योंकि एक एक टॉपिक अपने आप में बहुत वृहद है। तो यहाँ पर हम दो को परिभाषा को लेके चलेंगे। एक है वेटर, दूसरा है ब्रूस पी कोलमैन। अब इनका क्या कहना है कि मानव संसाधन नियोजिता का क्या अर्थ हो सकता है। तो वेटर और कोलमैन इसको हम ट्रिक की सहायता से देखेंगे ताकि हमको ये लंबे समय से याद रहे, क्योंकि टॉपिक उतना कठिन नहीं है कि याद ना किया जा सके। किंतु क्या होता है जब हम पूरा चैप्टर कंप्लीट पढ़ लेते हैं तो हमको उसका मतलब तो पता होता है कि हाँ नियोजन के अंतर्गत ये है। लेकिन अगर हमारा आंसर में जिनके द्वारा कहा गया है उसका मेंशन हो तो हमारा आंसर दूसरे के तुलना में ज़्यादा प्रभावपूर्ण रहेगा। तो इसको क्योंकि नाम तो याद रहेगा नहीं, लंबा समय में हर टॉपिक में इतने सारे जो विद्वान हैं उनका नाम दिया रहता है कि अनुसार इसके अनुसार, तो याद करना मुश्किल होता है। तो इसको हम आसानी से एक ट्रिक के हिसाब से देखेंगे। तो एक बार सुन लेते हैं तो पूरा ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो पहले समझ लेते हैं कि विटर ने क्या कहा था कि मानव संसाधन नियोजन क्या है। इनके हिसाब से नियोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रबंधक यह निश्चित करता है कि संस्था को अपने वर्तमान में उपलब्ध जनशक्ति तथा जो इससे वंचित है, जिसको बहुत आवश्यक है, उसे नियोजन के द्वारा उचित प्रबंध, उचित स्थान पर, उचित समय पर, उचित संख्या में, उचित ढंग से रखने का प्रयास करता है, जो संस्था और व्यक्ति दोनों को दीर्घकालीन लाभ दे सके। ये है वेटर के अनुसार से मानव संसाधन नियोजन। उसके हिसाब से ब्रूस पी कोलमैन, इनके हिसाब से था जनशक्ति नियोजन जनशक्ति की आवश्यकताओं तथा उन्हें पूरा करने के साधनों को निश्चित करने की प्रक्रिया है जिसमें संस्थान उपक्रम की समन्वित योजना चलाई जा सके। उपरोक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि नियोजन के अंतर्गत कर्मचारियों का प्रभावपूर्ण उपयोग करना है। अब हमारा ट्रिक क्या है, तो इसको बस आसानी से हम एक बार सुनते हैं तो हमें ये याद हो जाएगा। तो पहले समझ लेते हैं। एक व्यक्ति था, वो गया रेस्टोरेंट में। अब वहाँ पर वो कुछ देर बैठा रहा और वेटर का इंतज़ार करता रहा कि वो आए और मैं अपना ऑर्डर दूँ। तो ऐसे करते करते वो काफ़ी समय बीत गया वहाँ पे, फिर भी वेटर वहाँ पे नहीं आता है। तो जैसे ही वो आता है, कम से कम उस समय एक घंटा से ऊपर हो चुका था। तो वो ऐसे समय में कोई भी व्यक्ति है क्या है अपना आपा खो देता है, कितने टाइम से हम वेट कर रहे हैं फिर भी तुम आ नहीं रहे हो। फिर वह शांति से जो व्यक्ति बैठा था वो उसको अपना जो भी ऑर्डर रहता है उसको देता है। उसके बाद वेटर को समझाता है कि देखो आपका काम क्या है, समय पे सही ऑर्डर लेना और उसे जहाँ पर देना है उसको दो, और उसका जो भी है
जो ऑर्डर दिया गया है उसको उचित व्यक्ति तक पहुंचाओ। इससे आपका भी इस कंपनी में परफॉर्मेंस, या जहाँ पे आप कार्य कर रहे हैं जो रेस्टोरेंट है वहाँ पर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। इससे आपका मालिक भी खुश रहेगा और जो भी कस्टमर हैं वो भी खुश रहेंगे। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच का ये वार्तालाप है, यही हमारा ट्रिक है। अब जो वेटर है वो उसके लिए क्या शब्द बोलता है, जो व्यक्ति है बहुत कूल रहता है क्योंकि इतने लंबे समय के बाद भी उसका पेशेंस बना रहता है। उसका नाम रहता है कोलमैन, और जो जिस उसका नाम क्या रहता है वेटर। बस इसको याद रखना है। तो जो कोलमैन है वेटर को क्या बोलता है कि सही समय पर सही व्यक्ति से आप मिलो, जिससे आपका सामने वाले का और जो आपका संस्थान है उन दोनों का या सबका भला हो। तो यही वेटर का अनुसार है। ये अगर हमको वाक्यांश याद रहते हैं तो इनके द्वारा जो भी कहा गया है उनको शब्दांश हम आसानी से लिख सकते हैं। उसके बाद है ये, अगर हम समझ गए तो ज़रूरी नहीं है, अगर याद नहीं आता है तो हम अपने शब्दों में आंसर राइटिंग कर सकते हैं। तो इसका मतलब अभी तक हमको ये समझ आया है कि नियोजन का तात्पर्य है जो व्यक्ति है जिनको काम की आवश्यकता है या एक जन समूह है उनको सही स्थान पर रोजगार दिलाना। और इस रोजगार दिलाने से किसका फ़ायदा हो, उनका स्वयं का फ़ायदा हो और उनकी जो योग्यता है उसका सही उपयोग हो, जिससे जहाँ पर कार्य कर रहे हैं उनको भी फ़ायदा हो। उपरोक्त परिभाषा से यह स्पष्ट होता है कि नियोजन के अंतर्गत कर्मचारियों का प्रभावपूर्ण उपयोग करता है। मानव संसाधन नियोजन के उद्देश्य, इसके अंतर्गत क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं, तो उद्देश्य को पहले समझ लेते हैं। अभी तक हमने देखा कि व्यक्ति हैं उनको रोजगार चाहिए, और नियोजन क्या करता है, नियोजन का कार्य होता है उनको रोजगार दिलाना। तो इसका नियोजन का, मानव संसाधन नियोजन के उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं। पहला है कर्मचारियों के लिए काम के अवसर उपलब्ध कराना, इसको पहले देख चुके हैं। दूसरा है जनशक्ति की आवश्यकताओं का पूर्वानुमान करना। अगर हम मान लीजिए एक कंपनी है या एक कोई ऑफिस है जहाँ पे बहुत सारे वर्कर की ज़रूरत होती है, इसके लिए हम ले सकते हैं कोई मीडिया ऑफिस ले सकते हैं जहाँ पे बाहर में फील्ड वर्क करने वाले व्यक्ति की ज़रूरत होती है और न्यूज़ रीडिंग करने वाले व्यक्ति की ज़रूरत होती है। ये सारे इसको मैनेजमेंट करने के लिए जो मीडिया को जो कवरेज करते हैं उसके लिए जो इंजीनियर्स होते हैं उनकी आवश्यकता होगी ताकि उसको मेंटेन कर सके। इस तरीके से अलग अलग कैटेगरी में बहुत सारे व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। तो नियोजन का मेन उद्देश्य क्या है कि कहाँ पर कितना व्यक्ति चाहिए और किस प्रकार की योग्यता वाले व्यक्ति चाहिए, इसका पहले से वो पूर्वानुमान लगा सके। तो रोजगार तो दिलाएगा, लेकिन ऐसे नहीं है कि जो कर्मचारी है, जो डेली वर्कर्स हैं, उनको जाके सीधा आप न्यूज़ रीडिंग रूम में बिठा दोगे तो वो कार्य उसके लिए उचित नहीं है। उसका कार्य है जो जहाँ पे बिल्डिंग्स बनते हैं वहाँ पे वो कार्य करता है, लेबर कार्य करता है। तो उसका कार्य जो जिसके लिए योग्य है उसको उसका कार्य दिलाना, ये नियोजन का मेन उद्देश्य है। तीसरा है वर्तमान में उपलब्ध मानवीय संसाधनों का विकास करना। जनशक्ति तो बहुत सारे हैं, वर्कफोर्स बहुत सारे हैं, तो उनका सही यूटिलाइज करना भी नियोजन का मेन उद्देश्य है। वर्तमान एवं भावी कर्मचारियों का प्रभावपूर्ण उपयोग करना, वही है। उसके बाद आवश्यकतानुसार मानवीय नियोजन को सफल बनाना। नियोजन करना ही महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे द्वारा जो नियोजन किया जा रहा है वह सकारात्मक हो और सफल भी हो। क्योंकि अगर हम कोई नियोजन कर रहे हैं, कहीं पे किसी को रोजगार दिला रहे हैं, मान लीजिए पहले हमने एग्जाम्पल लिया कि एक मीडिया है, वहाँ पे बहुत अलग अलग कैटेगरी के लोग चाहिए। अब हमको वहाँ पे नियोजन कराना है तो वो सफल कैसे होगा, अगर मान लीजिए जो अच्छे से न्यूज़ रीडिंग कर सकता है। अब न्यूज़ रीडिंग में हिंदी मीडियम में होता है, इंग्लिश मीडियम में होता है। अगर एक हिंदी मीडियम का न्यूज़ रीडर है उसको आप इंग्लिश के लिए दे देते हैं, या फिर जो एक इंजीनियर है उसको आप न्यूज़ रीडिंग के लिए दे दो, तो वो अपना कार्य उतने अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो हमारा जो नियोजन है वो प्रभावपूर्ण नहीं होगा। तो ये ज़रूरी है कि जो जिसके लिए योग्य है उसको उसका कार्य दिलाए, तभी हमारा नियोजन सफल होगा। बदलती हुई अर्थव्यवस्था की आवश्यकता के अनुरूप मानवीय संसाधन का प्रबंधन संभव बनाना। क्योंकि अभी समय के साथ हर चीज़ अपडेट हो रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, तो समय के साथ टेक्नोलॉजी का ज्ञान भी ज़रूरी है। अगर अपडेट नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पर नियोजन भी असफल हो जाएगा। पहले टाइपराइटर यूज़ किया जाता था, अब धीरे धीरे कीबोर्ड यूज़ किया जा रहा है। अब कीबोर्ड के स्थान पे भी अब जैसे सॉफ्ट आ गए हैं, टच पैड आ गए हैं, उसका यूज़ किया जा रहा है। तो यहाँ पर कर्मचारियों को समय समय पे अपडेट
करके, ट्रेनिंग दे करके उनको नियोजित करना ज़्यादा सफल होगा। तो ये है मानव संसाधन नियोजन के उद्देश्य। अब देखते हैं मानव संसाधन नियोजन की आवश्यकता। मानव संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों है? तो आवश्यकता इसलिए है क्योंकि जब तक किसी भी कार्य को नियोजित या एक प्लान बना के नहीं किया जाता है तो उसकी सफलता होने के चांसेस कम रहते हैं। नहीं तो नहीं है, कम हो सकते हैं। कोई भी चीज़ को अगर हम प्लान के तहत करते हैं तो हमको पहले से उसके बारे में कुछ अनुमान हो जाता है। तो आवश्यकता क्यों है, तो इसी को देखते हैं, मानव संसाधन की आवश्यकता क्यों है। एक सफल प्रबंधक काम करने के वातावरण को अच्छा बनाकर अधिक उत्पादन प्राप्त करने में सफल होता है। इसके अतिरिक्त उचित व्यक्ति को उचित कार्य पर नियुक्त करने के लिए मानव संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। या यहाँ पर ता छूट गया है, आवश्यकता है, तो ये जरूरी है। इसको पहले देख चुके हैं कि अगर हमको उत्पादकता चाहिए, अगर हमको रिजल्ट चाहिए, उसके लिए नियोजन बहुत जरूरी है। अब इसमें क्या कहना है, भर्ती एवं चयन नीति का ठोस रूप प्रदान करने के लिए जरूरी है। अगर कहीं पे नियोजन कर रहे हैं, जैसे सिंपल सा अगर हम तैयारी कर रहे हैं पीसीएस की तैयारी करने के लिए ऐसा तो नहीं है कि जितने भी कैंडिडेट हैं तैयारी कर रहे हैं सबको पीसीएस नौकरी दे देगा। उसके लिए एक प्रक्रिया बनाया है। पहले प्रीलिम्स एग्जाम लेगा, फिर मेंस एग्जाम लेगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद वेरिफिकेशन होगा, उसी दौरान होता है। तो एक तरीके से एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया से जो गुजरता है और अंतिम तक अपना देता है, प्रदर्शन अच्छा देता है, वही उसको मिल पाता है नौकरी। तो एक तरीके से ये भी एक नियोजन का उदाहरण है। तो नियोजन क्यों जरूरी है, ताकि जो चयन और भर्ती की प्रक्रिया है वह पक्षपात रहित हो और सॉलिड हो। दूसरा है जनशक्ति की कमी अथवा जनाधिक्य के कारण होने वाले दुष्प्रभाव से बचना। अगर सिंपल से एग्जाम्पल हम इसी एग्जाम का ले लेते हैं पीसीएस का। पीसीएस में प्रीलिम्स एग्जाम के लिए कैंडिडेट बहुत अधिक होते हैं, बहुत अधिक संख्या में फॉर्म जाता है। अब यहाँ पर सबको मेंस में बिठा के वो आंसर राइटिंग नहीं करा सकता, तो यहाँ पर क्या करता है, वो प्रीलिम्स एग्ज़ाम लेता है। इसमें से जो सेलेक्ट होते हैं वो जाते हैं मेंस एग्ज़ाम के लिए। तो बहुत अधिक संख्या भी है, तो नियोजन करा पाना संभव नहीं है। अगर अब ये है कि आप दूसरा वनडे एग्ज़ाम लेते हैं। वनडे एग्ज़ाम के लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं। तो वहाँ वनडे एग्ज़ाम मतलब एक ही बार एग्ज़ाम होता है, उसके बाद सीधा सिलेक्शन होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि उनको कैंडिडेट ही नहीं मिलते। कैंडिडेट ना मिलने के कारण से वो पोस्ट ऐसी खाली चला जाता है। तो वहाँ पर एक तरीके से उदाहरण है, एक तो जनशक्ति अधिक होता है या कई जगह कम होता है, तो उसके परिणाम से, उसके कारण से क्या होता है, पूरा प्रोसेस फेल हो जाता है। तो इसकी कमी को दूर करने के लिए भी नियोजन बहुत ज़रूरी है। तीसरा है विकास कार्यक्रम को प्रभावी बनाना। विकास कार्यक्रम कोई भी आपको प्रोडक्ट चाहिए या कोई रिजल्ट चाहिए तो उसके लिए नियोजन जरूरी है। तो उसको हम प्रभावी बना सकते हैं। श्रम लागत में कमी करना। अगर मान लीजिए जहाँ पर 10 लोगों की आवश्यकता है किसी कार्य को करने के लिए, वहाँ पर अगर हम 20 लेते हैं, हमको पता नहीं है कि उस कार्य को करने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता है। अगर हमने चलो इतना 20 लोग ले लिए, तो 20 लोगों का जो पारिश्रमिक है 10 की तुलना में दुगना हो गया। तो यहाँ पर श्रम की जो लागत है वो बहुत अधिक बढ़ गई, सीधा दुगनी बढ़ गई। तो नियोजन हमको ये बताता है कि इस कार्य, पहले से हमको पूर्वानुमान होता है कि इस कार्य को करने के लिए 10 लोगों की आवश्यकता है, तो यहाँ पर 10 लोग ही होना चाहिए, जिससे जो हमारा बजट है वो ना गड़बड़ाए। तो श्रम लागत को इसकी सहायता से कम कर सकते हैं। उत्पादकता को बढ़ाने के लिए वही है, उसी को देखिए, उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि बहुत अधिक संख्या में भी हैं तो उनको लगता है कि अरे काम जल्दी हो जाएगा, तो उनका जो कार्य करने की गुणवत्ता है वो कम हो जाती है। अगर जिसमें एक एक व्यक्ति को अगर उसका कार्य का प्रभार दिया गया है तो वहाँ पर उसका कार्य की जो गुणवत्ता होती है अच्छी होती है, तो उससे उत्पादकता भी अच्छा ही होगा। और कर्मचारी लागत को उच्च होना, उसी का ही है, मतलब हम जो लागत है या बजट है उसको नियोजन की सहायता से मेंटेन कर सकते हैं। मानव संसाधन नियोजन के तत्व, पहले हमने देखा मानव संसाधन नियोजन क्या है, उसको देख लिए। एक तरीके से रोजगार देना है। उसके बाद मानव संसाधन की परिभाषा या अर्थ को स्पष्ट करने के लिए वेटर और कोलमैन की परिभाषा का एक कहानी की या ट्रिक्स की सहायता से समझे। उसके बाद हमने देखा उसका उद्देश्य क्या है मानव संसाधन का। उसके बाद उद्देश्य के बाद हमने देखा कि उसकी आवश्यकता क्यों है। अब इसमें देखते हैं कि मानव संसाधन नियोजन के तत्व क्या हैं।
जनशक्ति आयोजन में सम्मिलित तत्व कौन कौन से हैं? वर्तमान जनशक्ति की सही गणना करना, ये तत्व के अंतर्गत आएंगे। दूसरा है बदलती परिस्थितियों के अनुसार भविष्य के लिए अनुमान लगाना, जनशक्ति विकास की आवश्यकता का अनुमान लगाना। यहाँ पर मानव संसाधन नियोजन के 3 तत्व हैं। एक तो जनशक्ति है, जितना जनसमूह की उनका गणना करना, और परिस्थिति के जितना जो वर्तमान परिस्थिति है, मान लीजिए एक अभी कहीं पे 1000 का जनशक्ति का समूह है। अब जनशक्ति का हमने गणना लगा लिया कि यहाँ पर 1000 व्यक्ति हैं। अब उस 1000 व्यक्तियों को ध्यान में रखते हुए हम भविष्य की कैसे गणना कर सकते हैं कि हमारे पास इतना जनशक्ति है या जनबल है, तो 1000 की सहायता से हम क्या कार्य करा सकते हैं इनका। कोई भी फैक्ट्री में लगा दिए या कहीं पे जहाँ पे कच्चा माल का काम होता है, जो भी फैक्ट्री वहाँ पे लगाते हैं, तो उसके हिसाब से हम अनुमान लगा सकते हैं कि इतने लोगों से इतना कार्य हो जाएगा। और इससे विकास को भी अनुमान लगा सकते हैं। तत्व के अंतर्गत 3 आएगा। एक तो जनशक्ति, भविष्य और विकास। जनशक्ति, भविष्य और विकास, ये मानव संसाधन नियोजन के तत्व हुए। उसके बाद देखते हैं मानव संसाधन नियोजन के स्तर। मानव संसाधन विकास के जो मानव संसाधन नियोजन का स्तर है, उसको देखते हैं अलग अलग भागों में बांट के। एक है राष्ट्रीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर, औद्योगिक स्तर पर और व्यक्तिगत स्तर पर। इस तरीके से मानव संसाधन नियोजन को 4 स्तर में बांटा गया है: राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, औद्योगिक और व्यक्ति। सबसे पहले ऊपर होता है, यहाँ पर याद करने की जरूरत नहीं है, एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले ऊपर होता है राष्ट्र। अगर हम ऊपर से देखते हैं, राष्ट्र के बाद एक क्षेत्र विशेष आता है। कोई क्षेत्र के अंतर्गत हम जिला ही राज्य ही ले लिए। राज्य के अंतर्गत कोई एक औद्योगिक क्षेत्र आता है विशेष, जहाँ पर एक एरिया है कि हाँ ये औद्योगिक क्षेत्र है। औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत एक व्यक्ति आता है। तो इस तरीके से नियोजन का 4 स्तर में स्तरीकरण कर सकते हैं: राष्ट्र, क्षेत्रीय, औद्योगिक और व्यक्ति। तो इसमें स्तर में क्या क्या रहता है? राष्ट्रीय स्तर पर देखते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर मानव नियोजन का स्तर क्या रहता है? एक तो सामाजिक दृष्टिकोण, रोजगार, आर्थिक उन्नति और शिक्षा आदि। जब राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार का नियोजन किया जाता है, तो इन 4 चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है कि एक तो जो हम नियोजन कर रहे हैं, उससे सामाजिक दृष्टिकोण से भी उसमें समाज में क्या होगा, वृद्धि होगा, उनको आर्थिक लाभ भी हो। आर्थिक लाभ के साथ साथ उनको शिक्षा में भी आगे लाया जा सकता है। उन्हें मतलब है कि कोई राष्ट्र का जो भी प्लान करता है, चार्डी प्लान करता है, तो वहाँ पर यह ध्यान रखा जाता है कि केवल रोजगार दे देना है ज़रूरी नहीं। तो कई भी अब सेंट्रल लेवल की जो कंपनियां होती हैं, बड़े बड़े कंपनी होती हैं, तो वहाँ पे वो रोजगार देते हैं, तो ये सारी फैसिलिटी उनको देखते हैं। एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है, उसके पास ये सारी फैसिलिटी होती है। एक तो आर्थिक रूप से तो उसको पेमेंट के रूप में मदद करता ही है। सामाजिक मतलब एक परिवेश देता है कि उनको रहने खाने के लिए अच्छा परिवेश या स्थल देता है। दूसरा होता है उनके आने वाली पीढ़ी के लिए शिक्षा का भी बंदोबस्त करता है कि साथ में शिक्षा और स्वास्थ्य, ये सारी व्यवस्था एक सेंट्रल एम्प्लॉय के लिए गवर्नमेंट करके देता है। तो ये हो गया राष्ट्रीय स्तर पर। जो भी एक सेंट्रल कर्मचारी होंगे, इनको पता ही होगा कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब लगता है तो सारी सुविधाएं अपने आप ही आ जाती हैं। उसके बाद क्षेत्रीय स्तर पर है। क्षेत्रीय स्तर पर जैसे केंद्र या राज्य दोनों कर सकते हैं हम। तो यहाँ पर एक नौकरी पेशा व्यक्ति है, उसके लिए जो राष्ट्रीय स्तर पर मिलता है वो सारी होते हैं, लेकिन कुछ हद तक उससे थोड़ा सा कम होता है। उसके बाद औद्योगिक स्तर पर जब इसका नियोजन किया जाता है, तो केवल ये ध्यान रखा जाता है जो व्यक्ति है उसको सही स्थान मिलना चाहिए, बाकी चीज़ों को उतना क्षेत्र इसका विस्तृत नहीं होता है। उसके बाद है जो व्यक्तिगत स्तर पर नियोजन किया जाता है, तो यहाँ पर वो जो जिस विभाग है जहाँ पे उसको होना चाहिए, उसको ध्यान में रखकर नियोजन किया जाता है। जैसे एक ही विभाग में किसी व्यक्ति का अगर तबादला करना है या फिर उसको दूसरी जगह काम करने के लिए शिफ्ट करना है, तो ध्यान में ये रखा जाता है कि जो व्यक्ति का कौशल है वो किसके लिए है, तो उसको उसी कौशल से संबंधित कार्य में नियोजित किया जाएगा। तो ये व्यक्तिगत स्तर पर। इस तरीके से राष्ट्रीय स्तर, क्षेत्रीय, औद्योगिक और व्यक्तिगत स्तर पर मानव संसाधन नियोजन का स्तर है। मानव संसाधन नियोजन के प्रारूप। अब अभी तक हमने देखा
सबसे पहले मानव संसाधन नियोजन का अर्थ क्या है, इसके लिए हमने वेटर और कुलमैन का एक परिभाषा लिया, इसको समझे। उसके बाद हमने उसका उद्देश्य लिया, उद्देश्य के बाद हमने क्या लिया, आवश्यकता। मानव संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों है, आवश्यकता के बाद हमने देखा कि उसका तत्व क्या है। तत्व के अंतर्गत भी हमने 3 तत्व लिया। और भी हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा एकदम बृहद रूप से पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। इतना पढ़ लिए कि हम जब आंसर राइटिंग करें उसको समेट ना पाएँ। तत्व के बाद हमने देखा कि उसका स्तर, तो 4 स्तर देखे हमने। 4 स्तर पर मानव संसाधन नियोजन किया जा सकता है, राष्ट्रीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर, औद्योगिक स्तर पर और व्यक्तिगत स्तर पर। अब है मानव संसाधन नियोजन के प्रारूप। प्रारूप किस तरीके से होना चाहिए, जैसे कोई भी जॉब दे रहे हैं, सिंपल सा इसको समझ लेते हैं। जैसे स्टेट पीसीएस है वहाँ पे, या फिर यूपीएससी है, या कोई भी स्टेट का हो, उसमें जब चयन हो जाता है व्यक्ति, तो वहाँ पे जब रहता है तो 2 साल के परीक्षा अवधि पे रखा जाता है। 2 साल की परीक्षा अवधि पास करने के बाद ही उसको लंबे समय के लिए रखा जाता है। तो एक इस तरह होता है कि वो कम समय के लिए पार्ट टाइम है या फुल टाइम है। सिंपल शब्दों में कहें कि जो जॉब दिया जा रहा है वो पार्ट टाइम है कि फुल टाइम है, सिंपल से इसको समझते हैं। अब इसको देखते हैं कि प्रारूप को 3 भाग में बांट देते हैं, अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन। अल्पकालीन नियोजन में नई तकनीकी के उपयोग के समय इसका उपयोग किया जाता है। प्रशिक्षित कर्मचारी, पहले देख लेते हैं उसके बाद इसको समझेंगे। कम समय, 1 अथवा 2 वर्ष के लिए। मध्यकालीन नियोजन में निम्नतम वर्ग के श्रमिकों, पर्यवेक्षक स्तर के पद की, अधिक प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती, अनुभव के आधार पर 2 से 5 वर्ष। और दीर्घकालीन नियोजन है, संस्था को स्थायित्व प्रदान करने हेतु प्रत्येक पद के लिए योग्य व्यक्ति का चुनाव, स्थिरता हेतु नीति का निर्माण 5 वर्ष से अधिक के लिए। इसको हम समझते हैं, जैसे कोई भी नया टेक्नोलॉजी आता है तो इसको हम किससे समझ सकते हैं, उसके ट्रायल के लिए कुछ समय के लिए लिया जाता है ऐसे कर्मचारी को। सिंपल सा हम इसको मेडिसिन में दे सकते हैं। अभी वर्तमान की जो परिस्थिति है उसमें, जैसे कोरोना का चल रहा है, तो यहाँ पर अलग अलग वैक्सीन, टेस्टिंग किट, पीपीटी आदि सभी अपने अपने हिसाब से सभी कंपनियां बना रही हैं। तो यहाँ पर उसको टेस्ट करने के लिए, ट्रायल करने के लिए कंपनी को कर्मचारी की आवश्यकता है, ताकि उसको ट्रायल को देख सकें कितना सक्सेस है। यहाँ पर वो अगर नियोजन करेगा कर्मचारियों को तो उसको बहुत लंबे समय के लिए नहीं करेगा, क्योंकि वो नियोजन की अवधि बहुत तब तक करेगा जब तक उसको सक्सेस रिजल्ट नहीं मिलता है। जैसे सक्सेस रिजल्ट मिलता है तो उनका जो कर्मचारी है उनका वो कार्य समाप्त हो जाएगा। भले ही वो उसी कंपनी के कर्मचारी हो, उनका जो कार्य है उसको दूसरा कार्य उनको दे दिया जाएगा। तो इस तरीके से जो नियोजन अवधि है वो कम होती है। अर्थात तकनीकी के उपयोग के लिए ऐसे अल्पकालीन नियोजन किया जाता है। और इस प्रकार के नियोजन के लिए जो स्टैंडर्ड है, वेल एजुकेटेड है, जिसको उसका कार्य पता हो, ऐसे कर्मचारी को लिया जाता है और उनका समय अवधि कम होता है। मतलब सिंपल सा है, जैसे हमने कोरोना का एग्जांपल लिया तो इसमें सभी व्यक्ति किसी को तो नहीं ले सकते हैं जो वेल एजुकेटेड है, मतलब मेडिकल फील्ड में जिनकी जानकारी या जिनकी पकड़ बहुत अच्छी है, ऐसे लोगों को ही लेगा कि आप इसके बारे में रिसर्च कीजिए, इसका हमको वैक्सीन बना के दीजिए, इसकी जांच के संबंधित किट दीजिए, या इसके लिए कोई ऐसे पहनावे के लिए, ग्लव्स के लिए, जो भी इससे संबंधित जो भी ज़रूरतें हैं तो इसको हमको बना के दीजिए। तो जो इसका जानकार होगा, विशेषज्ञ होगा, उनको ही ये काम दिया जाएगा। तो इनका काम तब तक है जब तक वो बना के नहीं देते, तो जो समय है वो कम ही होता है। उसके बाद होता है मध्यकालीन नियोजन। अल्प और जोड़ सकते हैं, अल्प है, अल्प मतलब कम होता है, तो इनका समय अवधि कम होगा। मध्यकालीन नियोजन में यहाँ पर एकदम वेल एजुकेटेड की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर जो श्रमिक होते हैं या जो कर्मचारी होते हैं वो पर्यवेक्षक स्तर के होते हैं। मतलब एकदम कम भी नहीं है, एकदम ज़्यादा भी नहीं। उनको मतलब अपने कार्य में अधिक प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होगी। मतलब सिंपल है, जो डॉक्टर्स होंगे, जो हमने पहला एग्जांपल में लिया जिसमें वो लोग किट बनाने वाले हैं या मेडिकल फील्ड से संबंधित हैं, उनके जो असिस्टेंट होंगे उनको बहुत ज़्यादा अधिक जानकारी की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि उनको जो डॉक्टर्स हैं या स्पेशलिस्ट हैं उनको असिस्ट करना है। तो जो वो बोलते जाएंगे वो साथ में करते जाएंगे, तो इनका कार्य भी क्या है उससे अधिक होगा।
उसके बाद है दीर्घकालीन नियोजन, संस्था को स्थायित्व प्रदान करने हेतु दीर्घकालीन नियोजन। अब यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए हमने मेडिकल फील्ड लिया है, एक हॉस्पिटल लिया है या रिसर्च सेंटर लिया है। तो पहले हमने देखा जो प्रोजेक्ट, जिसको एक नया प्रोजेक्ट दिया गया है कोरोना का, इससे संबंधित आप वैक्सीन ट्रायल किट जो भी है आप बना के दें, तो उसी मेडिकल या जो आपका मेडिकल रिसर्च सेंटर है, तो वहाँ के कुछ व्यक्तियों को इस कार्य प्रोजेक्ट के लिए दे दिया गया। तो उनका काम कुछ दिन के लिए है, मतलब 1 से 2 वर्ष तक, या फिर उनके जो असिस्टेंट है उनका काम उनसे थोड़ा ज़्यादा है। अब यहाँ पर इस संस्था को चलाने के लिए इनका एक मेन हेड होगा, डीन होगा, प्रिंसिपल होगा, या जो भी सीईओ होगा। तो कोई भी संस्था को चलाने के लिए एक मेन व्यक्ति होती हैं जो गवर्नमेंट, जो किसको बोल सकते हैं, जो मेन बॉडी होता है, कंट्रोलिंग पावर होता है, उनके हाथ में होता है। और इनका काम होता है जो संस्था है उसको स्थायित्व बनाना और उसके विकास के बारे में सोचना, या जो भी इनके कर्मचारी हैं उनको नियंत्रित करके अच्छे से नियोजित कर विकास की ओर अग्रसर करना। तो यहाँ पर व्यक्ति को जिस कार्य के लिए, यहाँ पहले देखे हैं कि अगर कोई सीईओ बनना है तो उसको सीईओ बनने योग्य होना चाहिए और उसको सीईओ का ही काम देना चाहिए। अगर कोई एग्जीक्यूट का काम करता है उसको उस व्यक्ति को उस काम में ही देना चाहिए। तो यह क्या करते हैं, नीति बनाएंगे, रूल बनाएंगे कि कंपनी, मेडिकल या रिसर्च सेंटर हमारा किस तरीके से चलेगा। तो इनका कार्य लंबा होता है और ये एक तरीके से कंपनी को, मेडिकल सेंटर को, रिसर्च सेंटर को, या फिर आपका कॉलेज है जो भी हो सकता है इसके अंतर्गत खड़ा करके रखते हैं। तो इस तरीके से 3 तरीके से नियोजन किया जा सकता है, अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन नियोजन। इनकी कुछ सीमाएं भी होती हैं। मानव संसाधन नियोजन की सीमाएं, पहला है आर्थिक दशाओं और श्रमिकों की दशाओं में परिवर्तन होने के कारण संसाधनों का नियोजन गलत होने की संभावना बनी रहती है। मतलब अभी देख सकते हैं कि अभी क्या कर रहे हैं, जैसे श्रमिक है जो बाहर, डेली वर्कर्स हैं, बाहर काम करने के लिए अलग अलग राज्य, अलग अलग प्रदेश जाते हैं, किंतु परिस्थितियां भी अनुकूल नहीं है, इसलिए वो कार्य करना वहाँ नहीं चाहते, वो सभी के सभी अपने घर लौटना चाहते हैं। तो यहाँ पर परिवर्तन क्या हो गया, एक तरीके से जो परिस्थिति है, वो जो नियोजन को हमने सोचा था कि ऐसा होना चाहिए, वो संभव नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर आर्थिक और श्रमिक की जो दशा है, दोनों फैक्टर काम कर रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा नियोजन सफल ही हो। उच्च प्रबंधकों को सहयोग समर्थन न मिलने के कारण मानवीय संसाधनों के नियोजन के प्रति उत्तरदायी व्यक्तियों में निराशा की भावना फैलने का भय रहता है। इसको भी हम इसी के एग्जाम्पल से अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। जो कर्मचारी कंपनियों में काम करते थे, आर्थिक रूप से अभी महामारी के कारण प्रभाव में हैं, तो अगर उनको आर्थिक सहयोग नहीं मिलेगा, अगर कोई व्यक्ति, उनका जो मैनेजर है वो चाहता भी है कि इनका आर्थिक सहयोग हो ताकि इनको किसी प्रकार की परेशानी ना हो, अभी जो वर्तमान परिदृश्य में हम देख रहे हैं कोरोना महामारी के कारण कि सभी जो डेली वर्कर्स हैं या जो मजदूर हैं वो कार्य के कारण एक दूसरे से एक मतलब बाहर गए थे, अब वो वापस आना चाह रहे हैं। तो वहाँ पर मान लो उनका मैनेजर उनको कार्य देना चाह रहा था, लेकिन जो उस कंपनी का मालिक है अगर वो सहयोग नहीं करेगा तो यहाँ पर दोनों ही प्रभावित होंगे। मैनेजर भी प्रभावित होगा, निराश हो जाएगा, भाई मैं तो सपोर्ट करना चाह रहा हूँ पर ये नहीं करना चाह रहा है। तो अब वो क्या कर सकता है, नीचे वालों को सहयोग कर ही नहीं सकता है। तो हमारा जो नियोजन था वो पूरा फेल हो गया। इसके लिए ज़रूरी है कि सभी स्तर के जो व्यक्ति हैं वो आपस में एक दूसरे का सहयोग करें, तभी नियोजन सफल हो पाता है। तीसरा है संख्या में सेवानिवृत्ति कि नियोजन, मान हमको तो पता है कि इस कंपनी में हमको कितने कर्मचारी की आवश्यकता है, लेकिन अगर किसी ने अचानक से इस्तीफा दे दिया, किसी की मृत्यु हो गई, या किसी ने कंपनी छोड़ के दूसरे कंपनी ज्वाइन कर लिया, ये सारे स्थिति में पद रिक्त हो गया, इतना तो पता है। अब इसमें पूर्वानुमान ऐसे स्थिति में हो सकता है, तो हम मान के चलते हैं कि ऐसे हो सकता है, लेकिन यहाँ पर उनके लिए नए व्यक्ति का चयन करना या किसी भी अचानक व्यक्ति को उनके खाली स्थान पे अगर भर देना, हमको पता नहीं रहेगा कि वो व्यक्ति उसके लिए योग्य है कि नहीं है। अब इसके लिए हमको फिर से लंबी जो प्रक्रिया है, चयन प्रक्रिया है, उसे गुजरना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा जो नियोजन है वो, जो पहले हमने पूर्वानुमान लगाया था, वो फेल हो गया। तो एक तरीके से नियोजन की भी, मानव संसाधन नियोजन की भी अपनी सीमाएं हैं। कुछ परिस्थितियों में वो नियोजन भी कार्य नहीं करता है। तो इसके लिए हमने 3 देखा। एक तो है परिस्थिति है,
और प्रबंधकों का सहयोग ना करना है। और तीसरा है कुछ ऐसे विशेष परिस्थितियाँ जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, जैसे इस्तीफा, मृत्यु और अन्य। मानव संसाधन नियोजन के लाभ, एक तो क्या हो सकता है, आवश्यकताओं का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, क्षतिपूर्ति लागतों को पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, योग्यताओं और निपुणताओं का विकास होता है, जनशक्ति की कमी या अधिक को दूर किया जा सकता है। एक तरीके से अलग से इसको टॉपिक नियोजन के लाभ जरूरत नहीं था। मानव संसाधन के नियोजन की आवश्यकताओं में ही ये पूर्ण हो चुका था। फिर भी ये पॉइंट के हिसाब से हम इसको देख लेंगे, अगर नोट बना लेते हैं तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें लाभ में क्या है कि आवश्यकता है, जो भी आवश्यकता है उसका पूर्वानुमान पहले कर सकते हैं। कमी ज़्यादा के हिसाब से जो लागत बनेगा उसका भी अनुमान लगाया जा सकता है। और जो योग्य व्यक्ति हैं उनको ट्रेनिंग दे करके और अधिक निपुण बनाया जा सकता है। तो इस तरीके से आज का हमारा एक टॉपिक था मानव संसाधन के नियोजन के लाभ, और मतलब मानव संसाधन नियोजन। इसमें एक टॉपिक किसी का एक छोटा बचता है उत्पादकता, उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो इसमें क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है, जो हमने टॉपिक वाइज देखा है वहीं से क्वेश्चन, वही एक तरीके से क्वेश्चन ही मान के चलो। जैसे कि मानव संसाधन नियोजन के क्या लाभ हो सकते हैं, इसकी क्या आवश्यकता हो सकती है, और इसके बाद इसकी किस स्तर पे इसको लागू किया जा सकता है, इसके क्या तत्व हो सकते हैं। तो ये सारे एक तरीके से क्वेश्चन आंसर पैटर्न में ही इसको हमने देखा है। तो जो आज चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करके ज़रूर जाइए। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।